नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो रात के आसमान को देखते हुए शायद कभी न कभी सबके जहन में आता होगा। हाँ, ये सवाल बहुत ही आम है लेकिन गहरा भी है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है, अरबों खरबों तारे हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, तो रात में आसमान पूरा दूधिया रोशनी से नहाया हुआ क्यों नहीं दिखता? सही बात है। किसी भी तरफ देखें, थ्योरी के हिसाब से तो कहीं ना कहीं कोई तारा या गैलेक्सी होनी ही चाहिए, तो फिर ये अंधेरा क्यों? और इसी को खगोल विज्ञान में ओल्बर्स पैराडॉक्स या ओल्बर्स विरोधाभास कहते हैं। हाँ, 19वीं सदी के जर्मन एस्ट्रोनॉमर हेनरिक ओल्बर्स के नाम पर। हालांकि ये आइडिया शायद पहले से भी था। आज के हमारी ये जो चर्चा है, ये ओल्बर्स विरोधाभास अंधेरा अंतरिक्ष नाम के स्रोत पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि इससे समझें कि ये पहेली है क्या और विज्ञान क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल। और जैसा वो सोर्स भी बताता है, इसका जवाब ना वो यूनिवर्स की अपनी कहानी में ही है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था और ना ही ये रुका हुआ है। ये बदल रहा है, फैल रहा है। तो पहले थोड़ा इस विरोधाभास को ही ठीक से समझ लेते हैं। अगर हम वो पुरानी वाली सोच लें कि यूनिवर्स अनंत है, कोई किनारा नहीं और हमेशा से है और स्थिर है, मतलब बदल नहीं रहा, तो ओल्बर्स की बात तो एकदम ठीक लगती है ना? हाँ, उन मान्यताओं के हिसाब से तो 100% भी सही है। आप आसमान में कोई भी पॉइंट चुन लीजिए, आपकी नज़र कहीं ना कहीं किसी न किसी तारे की सतह से जाकर टकराएगी ही। चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। हाँ, अगर तारे अनंत हैं और हर जगह फैले हुए हैं, तो हर दिशा से रोशनी आनी ही चाहिए। तो मतलब रात भी दिन जैसी ही रोशन होनी चाहिए थी, शायद ज्यादा ही चमकदार। पर असल जिंदगी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रात का आसमान तो भाई गहरा काला होता है। हाँ, तारे टिमटिमाते हैं, गैलेक्सीज के बीच बड़े बड़े खाली अंधेरे हिस्से दिखते हैं। बिल्कुल। तो इसका साफ मतलब है कि हमारी वो जो शुरू की मान्यताएं थीं, अनंत, हमेशा से मौजूद, स्थिर यूनिवर्स, उनमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, और यहीं पर फिर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, मतलब आधुनिक खगोल विज्ञान की बातें जरूरी हो जाती हैं। सोर्स में दो खास कारण बताए गए हैं जो इस पहेली को सुलझाते हैं। पहला कारण तो यूनिवर्स की अपनी उम्र से जुड़ा है। ये दिलचस्प है, मतलब यूनिवर्स हमेशा से नहीं था। सही समझा आपने। अब हमारे पास काफी पक्के सबूत हैं कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़ी घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग, हाँ। हाँ, करीब 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही घने और गर्म पॉइंट से यूनिवर्स का जन्म हुआ। तो ये हमेशा से मौजूद नहीं था। 13.8 अरब साल। अच्छा, ये नंबर यहाँ कैसे जरूरी हो जाता है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, रोशनी की जो स्पीड है वो सीमित है तो बहुत तेज, करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, पर अनंत तो नहीं है। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ वही चीजें देख सकते हैं जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने में 13.8 अरब साल या उससे कम टाइम लगा हो। ओहो, तो जब हम दूर की चीजें देखते हैं, हम असल में टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और इसी वजह से एक लिमिट है जहां तक हम देख सकते हैं, एक सीमा है। इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी देखने लायक ब्रह्मांड। देखने लायक ब्रह्मांड। हाँ, ये यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसके सेंटर में हम हैं और जिसकी बाहरी बाउंड्री उतनी ही दूर है जितनी दूर लाइट 13.8 अरब सालों में जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीमा के पार भी तारे और गैलेक्सीज हो सकती हैं। शायद बहुत सारी, लेकिन उनकी रोशनी अभी हम तक पहुंची ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक बहुत बड़े घने अंधेरे जंगल में खड़े हैं और टॉर्च चलाते हैं, तो आपको सिर्फ वही पेड़ दिखेंगे जहां तक टॉर्च की रोशनी जा रही है। दूर के पेड़ चाहे वो हों भी अंधेरे में ही रहेंगे। अच्छा। तो हमारा ये देखने लायक ब्रह्मांड उस टॉर्च की रोशनी के एक गोले जैसा है। तो हर दिशा में अनंत तारे नहीं हैं जिनकी रोशनी हम तक आ रही हो। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह हो गई कि आसमान अंधेरा क्यों है। टाइम लिमिटेड है तो हम तक पहुंचने वाली रोशनी भी लिमिटेड है। हाँ, ये समाधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। सोर्स एक और बहुत ही अहम फैक्टर पे जोर देता है, और वो है यूनिवर्स का विस्तार, उसका फैलना। ब्रह्मांड का फैलना? अच्छा, एडविन हबल वाली खोज कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। हाँ, वही। और सिर्फ दूर नहीं जा रही, बल्कि जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। अरे वाह! ऐसा है जैसे स्पेस का, अंतरिक्ष का कपड़ा ही खिंच रहा हो और सब कुछ उसी के साथ खिंचता जा रहा है। तो इस फैलाव का रोशनी पर क्या असर होता है? इसका रोशनी पर एक बहुत ही गहरा असर होता है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट,
हिंदी में शायद अभिरक्त विस्थापन कहते हैं। रेड शिफ्ट, हाँ सुना है। इसे समझने के लिए आवाज का उदाहरण सोचें। जैसे कोई एम्बुलेंस आपसे दूर जाती है तो उसकी आवाज थोड़ी भारी, मतलब पिच कम लगती है ना, हाँ लगती है। क्योंकि आवाज की जो तरंगे हैं, वेव्स, वो खिंच जाती हैं। अच्छा। तो लाइट वेव्स के साथ भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। जब कोई रोशनी का सोर्स, मान लीजिए कोई दूर की गैलेक्सी, हमसे दूर जा रही है तो उससे आने वाली लाइट की वेव्स भी खिंच जाती हैं। उनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य लंबी हो जाती है। अब देखने वाली रोशनी में लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। तो जब वेव्स खिंचती हैं तो वो स्पेक्ट्रम के लाल छोर की तरफ खिसकती हैं। इसीलिए इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। तो दूर जाती चीजें थोड़ी लाल दिखती हैं, पर क्या बस इतना ही? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा है। वेवलेंथ लंबी होने का मतलब सिर्फ रंग बदलना नहीं होता। अच्छा। लंबी वेवलेंथ वाली लाइट में एनर्जी भी कम होती है। तो जैसे जैसे गैलेक्सी दूर जाती है, उसकी रोशनी न सिर्फ लाल होती जाती है, बल्कि वो कमजोर, मतलब धुंधली भी पड़ती जाती है। ओह, यानी उसकी चमक कम हो जाती है। हाँ, और जब हम बहुत बहुत दूर की गैलेक्सीज देखते हैं, जो यूनिवर्स के फैलने की वजह से हमसे बहुत तेजी से दूर जा रही हैं, तो ये रेडशिफ्ट इतना ज्यादा होता है कि उनकी रोशनी की वेवलेंथ विजिबल लाइट, यानी जिस रोशनी को हम देख सकते हैं, उसके दायरे से ही बाहर निकल जाती है। विजिबल लाइट से बाहर? हाँ, मतलब वो रोशनी इंफ्रारेड या माइक्रोवेव या रेडियो तरंगों में बदल जाती है, जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। अरे, वो लाइट हम तक पहुंच तो रही है, पर वो हमारी आंखों के लिए एक तरह से अदृश्य हो चुकी है, और उसकी एनर्जी भी बहुत बहुत कम हो गई है। कमाल है। तो मतलब बहुत दूर की गैलेक्सीज चाहे वो हों भी, रात के आसमान को रोशन करने में कोई मदद नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी रोशनी या तो हम तक पहुंची ही नहीं है, सही। या अगर पहुंच भी रही है तो इस तरह बदल गई है कि ना हम उसे देख सकते हैं, ना उसमें उतनी एनर्जी बची है। आपने एकदम सही पकड़ा। तो अब हमारे पास दो मेन वजह हैं, जैसा सोर्स भी बताता है। एक, यूनिवर्स की लिमिटेड उम्र, करीब 13.8 अरब साल, जिसकी वजह से हम सिर्फ देखने लायक ब्रह्मांड के अंदर की चीजें ही देख पाते हैं। उससे आगे की रोशनी अभी रास्ते में है। और दूसरी वजह यूनिवर्स का लगातार फैलना। हाँ, उसका विस्तार, जिसके कारण दूर की गैलेक्सी से आने वाली रोशनी रेड शिफ्ट हो जाती है, कमजोर, कम एनर्जी वाली और अक्सर अदृश्य। तो ये दोनों चीजें मिलकर ऑल्बर्स विरोधाभास को सुलझा देती हैं। बिल्कुल। सीमित उम्र का मतलब है कि हमारे देखने लायक ब्रह्मांड में तारों और गैलेक्सीज की संख्या अनंत नहीं है, जिनकी रोशनी हम तक पहुंच रही हो। हाँ। और जो सबसे दूर की चीजें हम देख भी सकते थे, उनका प्रकाश फैलने की वजह से इतना रेड शिफ्टेड और धुंधला हो जाता है कि रात के आसमान की टोटल चमक में उनका कोई खास योगदान रहता ही नहीं। तो नतीजा ये है कि तारों और गैलेक्सीज के बीच का जो विशाल खालीपन है, वो वाकई अंधेरा दिखता है। कुछ दिशाओं में रोशनी है, पर ज्यादातर दिशाओं में या तो कुछ है ही नहीं जिसकी रोशनी हम तक पहुंचे, या फिर बहुत दूर की बेहद धुंधली रेड शिफ्टेड चीजें हैं। सही कहा। तो वो जो विरोधाभास था, वो विरोधाभास रहा ही नहीं। वो तो हमारी जो मॉडर्न समझ है यूनिवर्स की, बिग बैंग, सीमित उम्र और फैलाव, उसका एक सीधा नतीजा है। ये बात तो है। रात का अंधेरा आसमान असल में यूनिवर्स के डायनामिक, मतलब बदलते हुए, विकसित होते हुए नेचर का एक सबूत है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि अगर वो पुरानी बातें सही होती, यूनिवर्स अनंत होता, हमेशा से होता और स्थिर होता, तो शायद रात होती ही नहीं जैसी हम जानते हैं। आसमान हमेशा एक जैसा फीका फीका सा रोशन रहता। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम जो देखते हैं वो सिर्फ चीजों का एक ढेर नहीं है, वो टाइम, दूरी और यूनिवर्स में चल रही प्रक्रियाओं का नतीजा है। तो चलिए, जो मुख्य बातें थीं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ओल्बर्स विरोधाभास का हल ये है, रात का आसमान इसलिए अंधेरा है क्योंकि यूनिवर्स की उम्र लिमिटेड है, करीब 13.8 अरब साल। इसका मतलब है कि बहुत दूर के लाइट सोर्स की रोशनी अभी हम तक पहुंची ही नहीं है। और साथ ही यूनिवर्स का विस्तार दूर की चीजों से आने वाली रोशनी को रेड शिफ्ट करता है, जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो अक्सर हमारे देखने की क्षमता से परे स्पेक्ट्रम के अदृश्य हिस्सों में चली जाती है। बहुत अच्छे से समझाया। असल में रात का अंधेरा आसमान कोई खालीपन नहीं, बल्कि ये यूनिवर्स की अपनी कहानी का सबूत है। एक कहानी जो एक शुरुआत यानी बिग बैंग और एक लगातार हो रहे विस्तार से लिखी गई है। ये दोनों कारण मिलकर पक्का करते हैं कि भले ही ब्रह्मांड तारों से खचाखच भरा हो, रात का आसमान हमें अंधेरा ही दिखे। बिल्कुल।
वाकई ये कमाल की बात है कि रात के आसमान जैसी इतनी आम दिखने वाली चीज हमें यूनिवर्स की उत्पत्ति, उसकी उम्र और उसके फैलाव जैसी इतनी गहरी सच्चाइयों के बारे में बता सकती है। हाँ, और यहाँ सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प बात सोचने को छोड़ते हैं। जरा सोचिए कि आज से अरबों साल बाद यूनिवर्स कैसा दिखेगा। जैसे जैसे ये फैलाव जारी रहेगा और ज्यादा गैलेक्सीज हमारे देखने लायक ब्रह्मांड के किनारे से भी परे चली जाएंगी, या उनका प्रकाश इतना ज्यादा रेडशिफ्ट हो जाएगा कि उन्हें देखना ही नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या भविष्य के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए रात का आसमान आज से भी ज्यादा खाली और अंधेरा होगा? ये सोचना कि हमारा जो नजारा है वो यूनिवर्स के इतिहास का बस एक लम्हा है, यह हमें अपनी जगह का एहसास कराता है। ये सचमुच एक गहरा विचार है। रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, ये तो यूनिवर्स के अतीत, वर्तमान और शायद भविष्य की भी कहानी कह रहा है। निश्चित रूप से। और ये याद दिलाता है कि एस्ट्रोनॉमी में कभी-कभी सबसे आसान से लगने वाले सवाल भी हमें सबसे गहरे रहस्यों तक ले जा सकते हैं।